आप जहां पहुंचती हैं तो लोग भागते हैं कि अम्मा आ गई, गुंडे भागते हैं और पुलिस भी डरती है। अभी एक ऐसा किस्सा हुआ था। चंगीचरला बोलकर एक जगह है। दर्दनाक बात तो यह है, वहां पर 7 से लेकर 8 महिलाएं जब होली खेल रही थी, उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुए थे। उन चंद नौजवान जो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे, उनके वजह से, और पत्थर फेंका और सर फूट गया उनका। ये मुझे सुनने आया। मैं निकल रही थी तो किसी मुझसे कहा, अम्मा ये तो आपके कॉन्स्टेंसी नहीं है। तो बोले ऐसा भी कुछ चीज़ होते हैं इस दुनिया में कि आपका कॉन्स्टेंसी नहीं है इसलिए आप किसी का मदद नहीं करोगे। मैं बोली वो मेरे कौम की है, वो औरत है, मैं औरत हूँ, मैं जाऊँगी। इस बात को लेकर मैं जब निकल पड़ी, तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक मेरा गाड़ी पहुँचा तो पुलिस मुझे रोक दिया। मुझे देखते ही सारे गाड़ियाँ निकल रहे थे, एकमात्र मेरे गाड़ी रोक दिए वो लोग। मैं पूछी भाई ऐसा क्या है, आप मुझे क्यों रोके? तो वो कहते नहीं आप नहीं जा सकते हो। आप सुनिए, आप नहीं जा सकते हो। मैं बोली ऐसा कहीं लिखा है? पर ऐसा क्या बात है जो मुझे नहीं जाने देते? तो मैंने बताया ठीक है, 4 पहियों का गाड़ी तो आप रोक लिए, अभी 2 पहियों का गाड़ी तो आप नहीं रोक नहीं सकते। तो मैं निकल पड़ी रोड पे, मेरे साथ ही निकल पड़े। मेरे पीछे 10 पुलिस भागने लगे। मैं बोली भागने दीजिए, थोड़ा चर्बी कम हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाद में बोले अम्मा प्रणाम, अब गाड़ी लेके निकलो, क्योंकि रोड पे हमको चाहने वाले रुक गए थे तो डर गए थे लोग, और हमारा गाड़ी निकल गई, बैठ के हम आगे बढ़े। और जिस जगह पे ये चंगीचरला का हादसा हुआ था, हम अंदर जाना चाह रहे थे, बैरिकेड डाल दिए। मुझे देखते फिर 15 पुलिस आ गए वहां पर। तो सामने से युवा आ रहे थे, थके कि कुछ कर नहीं पा रहे थे वो लोग। जैसे मुझे देखे, अरे अम्मा आ गई रे, तो काइंड ऑफ वो लोग चिल्ला के, इतना हिम्मत आया उनमें। तो पुलिस कह रहा था यहाँ कुछ नहीं बात कर सकते। तो एक नौजवान ने कहा मुझे देखकर, अरे वहां पे बात नहीं करना, यहाँ पे भी बात नहीं करना, कब तक चलेगा आपका जुल्म? मुझे देखकर उसका आवाज उठी है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं किसी का हिम्मत बन सकती हूँ सच को बाहर लाने के लिए। वहां जो गुंडे थे वो भागे, वो उन्होंने कहा कि साड़ी में डॉन आ गई। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे वो कह रहे थे लेडी सिंघम आ गई। शायद जरूरत है, नीड ऑफ द आवर। आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो लेकिन ये अभी आप ऐसी हैं कि बचपन से ही ऐसी थी आप? हाँ, कई लड़कों ने मेरे से मार खाई है। आज लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक, अरे भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीक़ा ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलएस को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलएस जीते थे। हम लोग 4 साल मेहनत किए और 5 एमएलए सीमांचल, जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी, मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाद में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए, बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे? मैं भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, बोला नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको? आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को, बेईमानों को आपने खरीद लिया।
और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया? कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है? अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील। मजा आ रहा है आपको अभी? तो तेजस्वी क्या गलती है? चाचा ने पलटी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मर्तबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये कितना पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या? इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं। रजत जी मैं समझ रहा हूं आप कहां लेकर जा रहे हैं मुझे, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं उस जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है? ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप? कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहां तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी कुछ नहीं करी। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहाँ पर जो सोशल इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत ख़राब हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेटा है उसका। और आप बजट क्या देते हैं? बजट भी बिल्कुल कम देते हैं, मगर मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमज़ान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम खुश। अरे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह दिया। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हो रहा, मगर तुम्हारा क्या और बिस्मिल्लाह हो रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको फ़ायदा तो पहुंचाइए। आप फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। अब आप देखिए वो जो वहाँ गड़बड़ चल रही है, शाहजहां शेख। बिल्कुल, आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते? आप क्यों उनको आगे लेकर आ रहे हैं? अब बीजेपी को मौका मिल गया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि शाहजहां शेख के दोनों साथी हिंदू हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ। ताजुब की बात तो ये है रजत साहब, आज भी कॉन्स्टेंसी वैसी है, आज भी कॉन्स्टेंसी वैसी है। मेरा उम्र जो सबसे छोटा फोटोग्राफ आप दिखाए वहाँ पर, मैं 3 साल की हूँ और टुडे ऑलमोस्ट आई एम 50 ईयर ओल्ड। कुछ नहीं बदला रजत साहब वहाँ पर। क्या नहीं बदला? अभी भी जब बारिश गिरता तो वही हालत है। आज भी EWS से छोटे घरों में लोग रहते हैं और इतना सेक्युलर है वहाँ का राजनीति कि बेचारे मुसलमान भी इतने गरीब है जितने हिंदू हैं वहाँ पर। दाग देना चाहिए कि उन्होंने सेक्युलर रहना तो नहीं तोड़ा साहब, गरीबी में भी सेक्युलरिटी दिखा दी उन्होंने। दाग देना पड़ेगा इस बात को। आज भी वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, आज भी वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, आज भी बच्चे डरते हैं मोहल्ले में चलने के लिए। तो क्या यादें हैं, कैसा माहौल, कैसा वातावरण होता था उस समय उस ओल्ड सिटी में? ज़्यादा दूर क्यों साहब, मैं खुद अपने घर के बारे में बात करती हूँ। मेरे घर के सामने जो रोड है, तो हम सब तो तब साइकिल पे चलने वाले थे। मेरे पिताजी को तो एक साइकिल था, वो छोटे से एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एक स्टोर से इंचार्ज थे। लेकिन जब भी कोई त्यौहार होता था, मुसलमान का रहने दीजिए या हिंदू के रहने दीजिए, लोग बड़ी मज़े में अपने त्यौहार मनाते थे। और पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी इसलिए रोड बड़ा दिखता था, या सही में रोड बड़ा था काफ़ी। आज इतने सालों के बाद जब वही रोड में मैं निकल पड़ी तो रोड के ऊपर घर आ गए, और जिस मोहल्ले में 100 हिंदू थे, आज सिर्फ 5 हिंदू के घर हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं 1990s में 80s में जो कम्युनल राइट्स हुए थे, रात भर हमको डर लगता था कि मैं बहुत छोटी थी और घर के हर एक आदमी पुरुष जो भी बड़े हैं, एक डंडा लेकर उनको पहरी मारना पड़ता है और घर के औरत को मिर्ची हाथ में लेकर पोटली बनाकर तैयार रखना पड़ता था। अब पूछिए क्यों? पता नहीं आधी रात को कौन
एक अलग जगह से आ गए 10-15 लोग और सर फोड़ देंगे, तो कोई भी आवाज़ से एकदम चौंक के उड़ जाती थी। इतने सालों के बाद सच्चाई तो ये है, तब कम्युनल राइट्स होते थे, अब पॉलिटिकल राइट्स हो रहे हैं, फर्क कुछ नहीं रहा। लेकिन माधवी जी, हम तो हैदराबाद को जानते हैं आईटी सिटी के तौर पे, दुनिया में इसका नाम है। जिस हैदराबाद के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तेलंगाना राष्ट्र का कैपिटल सिटी है, और जिस हैदराबाद के बारे में मैं बात कर रही हूँ बदनज़ीबी तो ये है कि वो लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसके दरमियान 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं। नैस्कॉम ने पिछले साल बताया है कि तकरीबन 3 लाख नए आईटी जॉब्स पूरा देश भर में भर्ती होते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,20,000 नौकरियां सिर्फ तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में भर्ती होते हैं। और आप सबको ताजुब होगा, उसमें से 2-3% भी हैदराबाद का लोकसभा पार्लियामेंट से भर्ती नहीं होती है। और जिस किसी ने आईटी जॉब ला ली है, समझ लीजिए किसी भी हालत से अच्छे पढ़कर कुछ भी उटपटांग कर कर मेहनत कर कर उसके बाद वो हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, हाईटेक सिटी चले जाते हैं, क्योंकि उनको रहना नहीं है, उस जिल्लत में नहीं रहना है,